वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये हमारे बीकॉम थर्ड ईयर का बीकॉम सेकंड ईयर के थर्ड सेम का एक टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे हम समझेंगे डिबेंचर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड कैसे हम इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ शेयर ही इशू नहीं कर सकती, बल्कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी पैसा बोरो कर सकती है डिबेंचर इशू करके। जो एक डिबेंचर है ना, वो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में, कंपनी की सील के अंदर। सील मतलब मोहर के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होते हैं, मतलब प्रूफ होते हैं एक डेप्ट का किसी भी कंपनी के, और ये कंपनी की सील के अंदर इशू किए जाते हैं। और डिबेंचर जब इशू करते हैं तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होती है ना, उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस होती है रीपेमेंट की। भाई प्रिंसिपल सम कितना है, कब पे करना है, टर्म ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट कितना पे करना है, सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि जो डिबेंचर होता है उसमें डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज आ सकती हैं। और ये कहता है कि ये कंस्टिट्यूट करता है चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, मतलब कोई भी असेट्स के ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं, मतलब कोई भी असेट्स मॉर्गेज की भी जा सकती है इसके अगेंस्ट और नहीं भी। इसके फीचर्स यही है कि एक डिबेंचर है इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में, जो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, प्रूफ होता है डेप्ट का जो कंपनी ने लिया है। ये इस कंपनी की सील के अंदर इशू किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है रीपेमेंट का, प्रिंसिपल सम एक स्पेसिफाइड डेट को। जो कंपनी चेक 2013 है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी है ना, उसे अलाउड नहीं है कि डिबेंचर इशू करना जिसकी मैच्योरिटी 10 साल से ज़्यादा हो। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी तो वो इशू कर सकती है डिबेंचर्स 10 साल से ज़्यादा के लिए, लेकिन 30 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, यूजली जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कूपन रेट। कूपन रेट मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर होता है वो रिसीव करता है इंटरेस्ट जो भी डिबेंचर्स है उन पर एक स्पेसिफाइड रेट से। ठीक है, जो सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, और जो पेमेंट है इंटरेस्ट की नॉर्मली 6 महीने के अंतराल पर कर दी जाती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जो डिबेंचर होते हैं ना जनरली तो सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी की जो असेट्स होती है उस पर एक चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है ना, अगर वो डिबेंचर को रीपे नहीं कर पाती है तो कहते हैं जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कोर्ट में जा सकता है और अपना पैसा, कंपनी की जो असेट्स वगैरह है उनको बेच करके रिकवर कर सकता है। जो फंड राइज होते हैं ना इश्यू डिबेंचर्स के द्वारा, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं नेचर में। और जो ये डिबेंचर्स होते हैं ये लंबे पीरियड के बाद ही रिपेमेंट होती है, नॉर्मली 7 साल, 10 साल, 12 साल। और ऐसे जो मतलब लोन राइज किया जाता है उसे हम लोन कैपिटल कह देते हैं, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया, लोन टाइप का ही है, तो इसीलिए हम इसको लोन कैपिटल बोल सकते हैं। फिर आते हैं बॉन्ड। बॉन्ड भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं डिबेंचर्स की तरह। जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो पहले तो गवर्नमेंट इशू करती थी, लेकिन आज के टाइम पे चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई इशू करता है। मेन डिफरेंस तो अगर बात करें डिबेंचर्स में और बॉन्ड में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि डिबेंचर पे सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, जबकि बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो बिना प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इशू किए जाते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और ये जो मतलब इशू प्राइस होता है ना ये डिस्काउंटेड होता है। ठीक है, तो यही बात आती है कि जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस में और रिडम्पशन प्राइस में, रिप्रेजेंट करता है टोटल इंटरेस्ट के स्प्रेड को। ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में। फिर है जो प्रोपोर्शनेट, मतलब एक रेशियो में जो अमाउंट होती है टोटल इंटरेस्ट की, वो चार्ज होती है P&L अकाउंट में हर साल के, और मतलब जो भी लाइफ टाइम है बॉन्ड की। ठीक है, फिर है टाइप्स या काइंड्स। ये एग्जाम में आते हैं कि डिबेंचर क्या होता है, काइंड्स वगैरह क्या है, शेयर एंड डिबेंचर में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये याद करना है। सिक्योर्ड और मॉर्गेज, मतलब नाम से क्लियर है, ऐसे डिबेंचर जो सिक्योर्ड हैं किसी भी पर्टिकुलर असेट्स पे कंपनी के, जिसे बोलते हैं फिक्स चार्ज, या कंपनी की सारी असेट्स पे, जिसे बोल देते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अगर फिक्स चार्ज होगा तो ये है ना कंपनी की उस पर्टिकुलर असेट्स को आपको यूज करने से रोक देगा। ठीक है, और जबकि फ्लोटिंग चार्ज ऐसा नहीं रोकता, आप कंपनी के असेट्स को यूज कर सकते हैं। और कंपनी अगर अनेबल है रीपे करने के लिए डिबेंचर्स को ड्यू डेट पर, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, जो कंपनी की एसेट्स वगैरह मॉर्गेज की गई है ना उनसे पैसा रिकवर कर सकता है। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स वो होंगे जो फर्स्ट क्लेम कर सकते हैं एसेट्स चार्ज पे, और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर वो होंगे
जो सेकंड क्लेम कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड ने मतलब जो कोई चार्ज नहीं रखते, ठीक है, जिनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे। नॉर्मली जब कुछ भी मेंशन ना हो तो डिवेंचर्स को हम सिक्योर ही मान के चलते हैं। रजिस्टर मतलब जहाँ पे नेम एड्रेस है ना, जो भी होल्डर है डिवेंचर्स का, वो कंपनी के रजिस्ट्रार में रिकॉर्डेड है। जो रजिस्ट्रार होगा ना डिवेंचर होल्डर का, उसके पास। तो ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ट्रांसफर है ऐसे डिवेंचर्स का, वो एक प्रॉपर डीड ट्रांसफर डीड के द्वारा ही हो सकता है, और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उसी पर्सन को पेबल होगा जिसका नाम अपीयर होगा कंपनी के रजिस्टर में। और बियरर बोल दो या अनरजिस्टर्ड, ये वो होते हैं जिनका नाम एड्रेस वगैरह है ना रिकॉर्ड नहीं होता कंपनी के पास, और ये ट्रांसफरेबल होते हैं मेयर डिलीवरी से। मतलब जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ना वो बियरर को होगा, मतलब एक कूपन अटैच होगा, और उस कूपन पे जिस भी पर्सन का नाम होगा या जो भी उस कूपन को कंपनी को प्रोवाइड करवाएगा, कंपनी उसी को मतलब डिवेंचर्स पे कर देगी। अब रिडीमेबल मतलब जो रिडीम हो जाते हैं, जिनका रिपेमेंट हो जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। और इरिडीमेबल या परपेचुअल वो होते हैं जो चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली रहते हैं, जिनका रिपेमेंट कभी नहीं होता लाइफ टाइम में। वो तभी होता है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में या अदर सिक्योरिटीज़ में, जो भी स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो पार्टली या फुल्ली, ठीक है। पार्टली मतलब कुछ पार्ट को, और फुल्ली मतलब सारे, जब हम डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दें। सेबी की गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है जब भी कन्वर्जन किया जाता है 18 महीने के बाद और 36 महीने से पहले, ठीक है। और ये डिवेंचर होल्डर के लिए ऑप्शनल होता है। फिर है शेयर्स एंड डिवेंचर में डिफरेंस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि शेयर तो एक पार्ट है कैपिटल का कंपनी की, इसीलिए शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर तो हमने लोन की फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या होता है क्रेडिटर्स होते हैं। इन शेयर्स में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड की फॉर्म में पेमेंट किया जाता है, जो कि इनको इंटरेस्ट की फॉर्म में। डिविडेंड तभी पे करोगे आपको जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है ये भी बदलती रहती है साल दर साल, जबकि डिवेंचर्स की रेट फिक्स होती है, और ये पे करना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। और कहता है कि शेयर्स में ये ऑप्शन पे होता है कंपनी के कि रिटर्न करे या नहीं जो अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं। मतलब कंपनी क्या कर सकती है, बाई बैक कर सकती है अपने शेयर्स को खुद से ही, और जो भी शेयर होल्डर थे उनको जहाँ से भी उसने मतलब पैसा सब्सक्राइब किया था उसको वापस दे सकती है, ठीक है। और जबकि डिवेंचर होल्डर में है ना, कहता है कि जो भी रीपेमेंट होगा वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है सबसे पहले हम पे करेंगे डिवेंचर्स को, बाद में शेयर्स के पास आएगा, जबकि इसमें सबसे पहले डिवेंचर्स को देन शेयर्स होल्डर के पास। ये शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं हमेशा, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड ही माने जाते हैं जब तक कि कुछ स्पेसिफाई ना हो। फिर है अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी 2013, शेयर्स को हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे छोड़कर स्वीट इक्विटी शेयर्स को, जबकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। और जो शेयर्स होते हैं ना वो कॉन्फर करते हैं, ठीक है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको वोटिंग राइट मिलता है कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का, जबकि डिवेंचर होल्डर को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिलता। अब बात आती है इशू ऑफ डिवेंचर, तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे हम शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन होंगे इशू से रिलेटेड। जो अप्लीकेशन है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिपॉजिट की जाएंगी जो कंपनी के बैंकर हैं उनके पास अप्लीकेशन मनी के साथ। जो फुल अमाउंट डिबेंचर्स की वो कंपनी मांग सकती है ऑन अप्लीकेशन इटसेल्फ, और या जैसे शेयर्स में मांगते थे ना भाई, कुछ अमाउंट आती थी हमारी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अप्लीकेशन पे, देन अलॉटमेंट, फिर बैलेंस, जो भी कॉल्स होती फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल, इस टाइप से, ठीक है। तो मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अप्लाई होता है हर जगह पे वो तो आना ही है, नहीं आएगा तो कंपनी सब मतलब इशू नहीं कर सकती। तो डिवेंचर्स को आप पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट कैसे भी इशू कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करने पर, ठीक है। जबकि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ डिस्काउंट है ना वो डायरेक्टर्स डिसाइड करके चलते हैं। अब जर्नल एंट्री बता रखी है, ठीक है। और जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिले मतलब एक रेट फिक्स है 8% का। देखो सबसे पहले हम अप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे क्योंकि हमने डिवेंचर इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, क्योंकि ये रेट है ना डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देते थे। फिर हम इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ पे भेज देते हैं, तो ट्रांसफ़र करते हैं हम एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में। तो वहाँ पे शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट होता था, यहाँ पे डिवेंचर है तो डिवेंचर अकाउंट है। तो जो भी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है टू
डिबेंचर अकाउंट। फिर जो भी अमाउंट मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है, वो रिफंड करेंगे, तो उसके लिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। फिर कहता है कि जो भी सरप्लस एप्लीकेशन मनी है, अगर हमने कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कुछ मतलब नहीं किए, तो हम क्या करते थे, उस पैसे को अलॉटमेंट पे, कॉल वगैरह पे एडजस्ट करते थे। तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम है ना अलॉटमेंट करते हैं, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फिर हम रिसिप्ट करते हैं अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल मांगते हैं तो कॉल ड्यू होगी, तो 8% मतलब पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फिर उसकी मनी रिसिप्ट होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे सेकंड कॉल इशू होगी, देन उसकी अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पहला इलिस्ट्रेशन दिया है, जब हम पार पे मतलब फेस वैल्यू पे इशू करते हैं। तो इंडियन कारपेट लिमिटेड ने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स। ठीक है। 8% रेट थी, 100 का एक शेयर था। ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी पे 25 रुपये आए, अलॉटमेंट पे 25 आए, फर्स्ट कॉल पे 30 आए, फाइनल कॉल पे 20 आए। और पब्लिक ने अप्लाई किया था 1,20,000 डिवेंचर्स के लिए। ठीक है। और एप्लीकेशन है 90,000 के लिए हमने एक्सेप्ट कर ली फुल में, तो मतलब 30,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। 16,000 डिवेंचर्स को हमने 10,000 अलॉट किए हैं, 14,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है। तो देखो, और जो मनी ओवर पेड है वो हमने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज किया, ये इसने क्लियर बोल दिया। तो देखो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर ऑन एप्लीकेशन अकाउंट कितनी आई थी, 1,20,000 और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000, क्योंकि 25 ही रुपये है ना एप्लीकेशन पे, तो हमारा 30 लाख आ जाएगा। फिर जो भी एक्सेस मनी हम उसको एडजस्ट करें, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो बैंक अकाउंट से तो वो पैसा जाएगा जो हमने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो 14,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए हैं, और एक हमने 25 का माना था। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। फिर अलॉटमेंट में भी तो पैसा एडजस्ट करना है, क्योंकि 16,000 को सिर्फ हमने 10,000 दिए हैं, 6,000 का ये डिफरेंस आता है। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे देखो कि मैंने ना पेन से सोल्व किया है। देखो, हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 16,000 की, उसमें से सिर्फ हमने 10,000 अलॉट किए। ठीक है। मतलब 6,000 को हमने कोई भी पैसा नहीं दिया। ठीक है। 6,000 को हमने नहीं दिया। ऐसे ही 14,000 की थी, वो हमने फुल में रिजेक्ट कर दी थी। ओके। तो अब देखो, अब हमें कैसे निकालना है पैसा। भाई इसने हमें बताया था कि एप्लीकेशन मनी पे 25 है, अलॉटमेंट पे भी 25 है। ठीक है। और जो कॉल्स है और मतलब बैंक से, ये सारे हमने कॉलम बना दिए। अब एक्सेस कितनी मनी है वो हम निकालनी है। तो एक्सेस मनी कैसे आएगी, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 14,000 की। ठीक है। सॉरी, 14,000 की, हाँ करेंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3,50,000। और वही हमने बैंक से वापस कर दिया, क्योंकि बिल्कुल होल रिजेक्ट हो गई थी। देन हमने 16,000 में से 10,000 दिए, मतलब 6,000 नहीं दिए, तो 6,000 एक्सेस है कितना, 25 से। तो हम करेंगे, लेकिन इसको हम किस पे एडजस्ट करेंगे, सारे के सारे पैसे को हम अलॉटमेंट पे, तो वही है। तो 6,000 में हमने 10,000 अलॉट किए हैं, तो आया 6,000, 6 की 25 25 150, तो 1,50,000 है। 1,50,000 को हमने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। ठीक है। कितने हो गए, ये हमारे हो गए 16, 14। ठीक है। और 90,000 की जो एप्लीकेशन थी वो हमने फुल में एक्सेप्ट कर ली थी, तो 1,20,000 टोटल आए थे, तो 90 ये हो गए, 30, 16 और 14 हो गए, तो पूरे कितने हो गए, 1,20,000। तो यही तो किया है भाई, ये हमने पूरा एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे यही कर रखा है। देखो, 30 लाख ओवरऑल हमारे पास रिसीव हुआ। ठीक है। ये हमने 1.5 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, 3.5 लाख हमने वापस दे दिया, बचा हुआ पैसा हमारा क्या, डिवेंचर अकाउंट में गया। अब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट इशू हुआ। ठीक है। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर पे भी तो पैसा इशू होगा, हमने 1 लाख शेयर इशू किए। अब क्या होगा, हमें अलॉटमेंट से पैसा रिसीव होगा, लेकिन हमें पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 1.5 लाख तो पहले ही एडजस्ट हो चुके थे, तो 25 लाख में से 1.5 लाख हम घटा देंगे। अब फर्स्ट कॉल पे पैसा ड्यू हुआ पूरा। ठीक है, 30 की रेट से, और फिर हमें ये पैसा रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑन फर्स्ट कॉल पूरा, क्योंकि कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ। ऐसे ही सेकंड फाइनल कॉल पे इशू होगा, और फिर हमें वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर आती है इशू डिबेंचर एट प्रीमियम। तो क्या होता है कि कई बार है ना, हम भाई उसको फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर देते हैं,
तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पे। एग्जाम्पल के लिए एक डिबेंचर है 100 का, हम उसको 100 में इशू ना करके 110 में इशू कर दे, तो यहाँ पे 10 क्या है, प्रीमियम है, जो एक कंपनी का गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं मान सकते, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से थोड़ी ना प्रॉफिट हो रहा है, ये कैपिटल प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसको हम कैपिटल, मतलब टू बी राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जो डिस्काउंट होता है ना इशू डिवेंचर्स पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल पेटेंट एटसेट्रा, या इनको राइट ऑफ करने में हम यूज कर सकते हैं इस कैपिटल प्रॉफिट को, कैपिटल लॉस को, डिस्काउंट को, जो भी हो रहा है, प्रीमियम को। ठीक है, और जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर भी तुम्हारे लिए सिक्योरिटी की तरह ही होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है, वो 2 लाख का लोन ऑफर करती है 8% डिबेंचर की रेट पे, 500 रुपये का एक डिबेंचर है, प्रीमियम है 10%, और 200 ऑन अप्लीकेशन पे होता है, मतलब इंक्लूडिंग, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम की रेट क्या होगी, 10% करेंगे 500 का तो 50 आएगा, तो मतलब 50 इसमें इंक्लूड है, तो 150 तो अप्लीकेशन मनी है और 50 प्रीमियम की मनी है, और बैलेंस अलॉटमेंट पे है। तो 550 में से 200 गया तो 350, 550 ऐसे हो ना, 500 का तो ये था, 50 प्रीमियम था, 350 हमारा अलॉटमेंट पे है। ठीक है, और रिडीमेबल है 8 साल के लिए, बट अप्लीकेशन रिसीव होती है 3 लाख के लिए, हमने इशू की थी 2 लाख के लिए, 3 लाख के लिए रिसीव होती है, और प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट देखो 3 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, तो 1 लाख एक्सेस है, और किस पे एक्सेस कितने का है भाई, अप्लीकेशन कितनी 200, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख की, तो मतलब 2 करोड़ आ गया। ठीक है, और फिर क्या आती है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है सारा का सारा पैसा। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिली पूरी 6 लाख की, कैसे 3 लाख क्या ही है, और एप्लीकेशन पे 200। ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब इसमें से देखो 8% एप्लीकेशन 6 लाख था, उसमें से डिबेंचर अकाउंट पे सबसे 3 लाख आएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा ना 1 लाख। ओके, क्योंकि वैसे तो दो दो 4 लाख बनता था, क्योंकि 200 था, उसमें से 1 लाख तो भाई 50 प्रीमियम की है, तो हमारा 1 लाख प्रीमियम का हो गया, सॉरी 1 करोड़ प्रीमियम का होगा, 3 करोड़ हमारा डिबेंचर में चला गया, और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट पे 2 करोड़, वो हमारा अलॉटमेंट अकाउंट में चला गया। देन इसके बाद हमारा फिर से अलॉटमेंट इशू करेंगे, ड्यू हो गया अलॉटमेंट, देन वो रिसीव होगी, तो ये 2 लाख हमें पहले मिल चुके थे, 2 लाख कम कर दिया। अब डिस्काउंट, जब लेस देन फेस वैल्यू इशू करते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं डिस्काउंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी पे रिगार्डिंग मैक्सिमम लिमिट फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर वगैरह पे। ठीक है, तो यही इसमें बोल रखा है। अब जो डिस्काउंट या लॉस होता है ना इशू डिवेंचर पे, वो एक कैपिटल लॉस होता है, और इसको राइट ऑफ कर सकते हैं हम। ठीक है, जितना जल्दी हो सके विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर्स। लेकिन ये कहता है कि ये राइट ऑफ किए जा सकते हैं डेबिट करके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में या P&L अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, सूर्या लिमिटेड है 25 शेयर इशू करती है 15% डिवेंचर्स, मतलब 15% रेट पर 100 का एक है। ठीक है, डिस्काउंट पे 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट होगा 100 का, तो मतलब ठीक है 10 होगा, तो 10 डिस्काउंट है। ठीक है, तो 90 पे लगा लो, 25 एप्लीकेशन मनी है, 25 अलॉटमेंट है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब कुछ भी नहीं बताया होता है तो हम ये मानते हैं कि अलॉटमेंट पे हमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिला होगा। एप्लीकेशन 2000 के लिए रिसीव हुई है, और उसने इशू कितने की थी, 2500 की। ठीक है, अलॉटमेंट भी कर दी, सारी मनी ड्यूली रिसीव होगी, एक्सपेंसेस जो है डिवेंचर अमाउंट पे 8,000 के। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो राइट ऑफ करेगा 1/5 एक्सपेंसेस इशू अकाउंट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या पास हुई भाई, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है डिवेंचर पे, तो कितने 2000 की और 25 रुपये की रेट से, तो ये आ गई। अब हमने वो बैंक अकाउंट में, मतलब जो पूरी है डिवेंचर अकाउंट में भेज दी। ठीक है, तो 50,000 की। अब अलॉटमेंट इशू हुई, तो अलॉटमेंट पे डिस्काउंट भी तो है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट भी है, तो डेबिट हो गया टू डिवेंचर अकाउंट। फिर बैंक हमें इससे पैसा मिल गया डिवेंचर अकाउंट से। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल इशू हुई, फिर फर्स्ट कॉल से पैसा मिल गया। अब इसमें बोलता है एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट है वो पे करेंगे। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर पे, और जो भी लॉस हुआ है मतलब डिस्काउंट है हम उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में दिखाइए, इसने बोल रहा है, और एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट को भी हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये सब इसमें बोल रखा है कि जो फुल अमाउंट होती है डिवेंचर्स की वो रिसीव होती है एक इंस्टॉलमेंट में, तो जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे हम डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट में।
क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें एप्लीकेशन मनी मिलती है ना। फिर आर लिमिटेड ने इशू किया 10,000, 12% की रेट है और डिस्काउंट है 5% का। तो 5% का डिस्काउंट मतलब 5 बने, 100 पे निकालेंगे ना। तो सबसे पहले तो वही एप्लीकेशन मनी मिली हमें पूरी, ठीक है। और फिर कुछ भी नहीं बताया तो हमने मान लिया कि एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिला है। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब बात आती है इशू करते जब हम डिवेंचर्स को अदर देन कंसिडरेशन, मतलब भाई क्या अदर देन कैश, मतलब एक कंसिडरेशन के लिए, जैसे भाई किसी से हमने कोई एसेट्स वगैरह खरीद ली तो हम उसको कैश में पेमेंट ना करके उसको शेयर वगैरह इशू कर दें। तो कई बार कंपनी क्या कर देती है, कोई एसेट्स वगैरह खरीद लेती है किसी वेंडर से और वेंडर को कैश में पे करने की बजाय जो कंपनी है वो इशू कर देती है डिवेंचर वगैरह वेंडर को। इसे बोलते हैं पेमेंट और परचेज कंसिडरेशन। ये जो इशू ऑफ डिवेंचर होते हैं वेंडर को, इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो डिवेंचर होते हैं इशू किए जाते हैं एट पोर प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कुछ एंट्री बता रखी है, जैसे भाई असेट्स परचेज करेंगे तो हम करेंगे असेट्स काउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस भी पर्सन से क्या उसका नाम। फिर इशू और डिवेंचर कर एट पार पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट पे होता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्योंकि डिस्काउंट डेबिट और प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। देखो कंपनी ने परचेज किया सेट्स बुक वैल्यू पर 9,90,000 की अनोदर को लिमिटेड से, ठीक है। और वो एग्री हो गया कि वो परचेज कंसिडरेशन पे करेगा, मतलब 11% डिवेंचर इशू करके 100 का एक था पार पे डिस्काउंट पे एंड प्रीमियम पे। देखो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हो सन्डे डेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितने रुपए खरीदी 9,90,000 की। देन उसके बाद उसने बोला था कि सबसे पहले तो उसने पार पे किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट तो भाई 9,90,000 की तो सीधा पेमेंट हो गया। फिर आगे उसने बोला कि डिस्काउंट पे किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और डेटर अकाउंट डेबिट टू ये, और डिस्काउंट उसने बोला 10% का, 100 रुपये का एक है तो 10% के हिसाब से कितना हो गया 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो 90 इस पे 10 डिस्काउंट और पूरा हमारा इतने का था। तो हम क्या करें 9,90,000 को हम 90 से डिवाइड पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं देखो, क्योंकि अब ये 9,90,000 की जो अमाउंट थी ना ये हमारी 90 के हिसाब से हमें पे करनी है, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट 1,90,000 10,000 का, प्रीमियम पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट वगैरह की बात आएगी तो जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको हम डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू है उसे डिवाइड करेंगे एंड फिर जितने का डिस्काउंट है उसे मल्टीप्लाई करके हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रोमिसिंग कंपनी है, वो असेट्स लेती है 3.5 लाख की, लाइबिलिटीज है 30,000 की, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन 3,30,000 का, प्रोमिसिंग कंपनी है वो पे कर देती है परचेज कंसिडरेशन को डिबेंचर इशू करके 100 रुपये का एक 10% प्रीमियम पे, ठीक है। और ये याद रखना डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस देखो हमारा, मतलब यहाँ पे डेबिट में अगर डिफरेंस है तो गुडविल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे है तो हम बैलेंसिंग फिगर में दिखा देते कैपिटल अकाउंट वगैरह बना के। तो यही है सन्डे एसेट अकाउंट सन्डे लायबिलिटी, तो डिफरेंस था गुडविल अकाउंट में चला गया। और एक्स लिमिटेड से हमने खरीदा था तो उसको हम पे कर रहे हैं 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम पे बोला है 10% प्रीमियम पे, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट कि यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व में भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी एसेट ज़्यादा थी लायबिलिटी कम थी, तो जो बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेज देंगे एंड यहाँ पे डिस्काउंट में पे हुआ है तो 5% का डिस्काउंट था। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी ना हमारी एसेट्स की उसको हम डिस्काउंट के बाद की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक परचेज कंसिडरेशन है जो एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी 4,00,000 रुपये, मतलब खरीदा है 4,00,000 रुपये में, पेबल 1,03,000 तो हमने कैश में ही पे कर दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बचे हुए को हमने 100 रुपये के हिसाब से डिवेंचर इशू किए हैं, एक 100 रुपये का है 10% डिस्काउंट पे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड 12%। तो कितनी अमाउंट बची 1,30,000 घटाने के बाद 270 को हम डिस्काउंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे डिस्काउंट के बाद की वैल्यू से, और जो डिस्काउंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट की वैल्यू 30,000, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें सारे ये क्वेश्चंस करने हैं। अब बात आती है नेक्स्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब जब हम गिरवी रख देते कोई सामान, कई कई बार कंपनी क्या करती है लोन लेती है किसी बैंक वगैरह से या किसी अदर पार्टी से, तो जो कंपनी होती है ठीक है वो इशू कर देती है डिबेंचर्स एज सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो थी, मेन सिक्योरिटी तो थी, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में इशू कर देती है। तो कोलेटरल मतलब एक सेकेंडरी सिक्योरिटी, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है एज ए थ्योरी पोर्शन। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है उसे बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। जिस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह इंटाइटल नहीं करती इन डिवेंचर्स पे, ठीक है। ये इंटाइटल मतलब इन्हें कहता है कि इंटरेस्ट मिलते हैं ओरिजिनल लोन जो एडवांस किया जाता है उन्हें उस पर,
अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है ना पेमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह के, तो सबसे पहले तो जो लेंडर है वो प्राइमरी सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पैसे रिकवर करेगा, डेब्ट रिकवर करेगा। अगर वहाँ से फुल अमाउंट ना आए तो वो सेकेंडरी सिक्योरिटी से रिसीव कर सकता है। ठीक है। एज सुन जो कंपनी है ना फाइनल इंस्टॉलमेंट और लोन पे कर देती है तो उन्हें उसके डिबेंचर वापस मिल जाते हैं। दो मेथड होते हैं, एक तो फर्स्ट मेथड, एक सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती कंपनी की बुक्स वगैरह में, क्योंकि डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं होते हैं। ठीक है, बस एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए जाते हैं। तो एक एंट्री पास होगी यहाँ पे लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हम है ना कोई एंट्री नहीं करते, बस यहाँ पे एक नोट वगैरह मेंशन कर देते हैं कि लोन हमारा सिक्योर्ड है, इशू करके डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी है। सेकंड मेथड में एंट्री वगैरह करते हैं। ठीक है, हम इसको लोन की तरह इशू करते हैं तो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और जो भी डिबेंचर उनको कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया तो उसकी होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को दिखाएंगे एज ए डिडक्शंस डिबेंचर अकाउंट से ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 9, एक कंपनी है 10 लाख मतलब के डिवेंचर्स है 12% की रेट से 1 अप्रैल 2014 को। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी क्या करती है, कंपनी एक लोन ले लेती है 2 लाख का SBI से, और जो कंपनी पहले कर देती है डिवेंचर्स 2.5 लाख एज कोलेटरल। ठीक है, तो पहले मेथड में सीधा 2 लाख का लोन लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर बोरोइंग भी तो की हमने, कितने रुपए की है भाई बोरोइंग, 10 लाख रुपए के तो पहले से थे, 2 लाख के और करे तो टोटल मिला के हमारी होगी 12 लाख की, क्योंकि 10 लाख के डिवेंचर थे 2 लाख के और बोरो करे तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 12 लाख की हो गई। तो 12% के डिवेंचर्स थे। ठीक है, तो 2.5 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी थी, यही थे ना। तो 12% के डिवेंचर कितने के थे, 10 लाख के थे, और लोन कितने का और ले लिया हमने 2 लाख का, तो टोटल 12 लाख का कर दिया। यही तो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया है। ठीक है, सेकंड मेथड में हम दोनों एंट्री करेंगे, बैंक लोन अकाउंट और जो भी 2.5 लाख की सिक्योरिटी है वो भी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू द डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे तो सीधा ही एंट्री कर देते हैं, ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12.5 लाख की वैल्यू लेके चलेंगे, उसमें से हम जो भी कोलेटरल है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट में तो जैसे कैश में है, यहाँ पे क्रेडिटर्स मतलब जब परचेज करते हैं सेट्स वगैरह के उसके लिए है, तो नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पीछे अगर करके आए ना तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में क्या बोल रखा है हमें, देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मतलब जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली पे किया जाता है जब तक कुछ भी ना बताया जाए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को लॉस भी होता है ना तो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो इन पर प्रीफिक्स होता है, जैसे ये लिखा हुआ 9% डिवेंचर। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी है ना उसे चाहिए कि वो डिडक्ट कर दे इनकम टैक्स, क्योंकि भाई वो इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर पे तो उसे डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को कोई भी अमाउंट पे करने से पहले जो टैक्स होता है डिडक्ट होता है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप है, एक तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दूसरा इंटरेस्ट एक्रूड लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। तो अगर कंपनी है वो पे कर देती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली बेसिस पे 30 जून को और 31 दिसंबर को, जब भी बैलेंस शीट बनाए तो कहता है कि 31 मार्च 2014 को, तो कहता है कि जो इंटरेस्ट होगा ना फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2013 वो अनपेड माना जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। और ड्यू मतलब एक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं। अगर कोई कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करती है हाफ ईयरली बेसिस पे 30 जून 31 दिसंबर को, जबकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को बना रही है, तो जो भी पीरियड होगा ना 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 का वो इंटरेस्ट एक्रू हो लेकिन ड्यू नहीं है। यहाँ पे 31 दिसंबर तक का तो मान लिया क्योंकि ड्यू हो गया तो पे भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ड्यू नहीं माना जाएगा क्योंकि 1 जनवरी 2014 तो 31 मार्च 2014 है ना। इसकी एंट्री दिखा रखी है, जब ना इंटरेस्ट ड्यू हो जाए तो टैक्स डिडक्ट होगा सोर्स पे टीडीएस मतलब जहाँ से कमा रहे हो वहीं पे पैसा काट लिया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर है इनकम टैक्स जो डिडक्ट हो वो पेबल करेंगे तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ट्रांसफर करना इसको पीएनएल अकाउंट में तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यही इसमें यहाँ पे कर रखा है पूरा का पूरा। कैक्स लिमिटेड थी 5,00,000 के शेयर थे, 12% की डिवेंचर्स की रेट पर 100 का एक था, तो ये तो 5,000 मल्टीप्लाई 100 हो गया। पार पे पेबल है, रिडीमेबल है प्रीमियम, लेकिन रिडीमेबल है प्रीमियम पे 5% की रेट से। ठीक है,
फिर यहाँ पे है कि इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर वो आप ईयरली बेसिस पे पे किया गया था, तो वो सब बता रखा है। TDS 20% के रेट से डिडक्ट हुआ। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू लॉस ऑफ इश्यू डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू 12% और प्रीमियम और रिडम्पशन, ये प्रीमियम बोला है 5% का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस भी है, ठीक है, तो वो दिखा देंगे एंट्री की फॉर्म में। और फिर ये टैक्स पेबल वगैरह की जो एंट्री ऊपर की हैं वो सब हम यहाँ पे कर देंगे। इससे बच्चों आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।